क्या आप जानते हैं जिस आदमी को भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहा गया या माना गया, उसे अंग्रेजों ने बाद में इतना अपमानित किया कि वह रो पड़ा। क्या आप जानते हैं प्लासी के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तीन अलग गुप्त समझौते किए थे। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि क्या मीर जाफर सचमुच गद्दार था या वह भी एक बड़े खेल का मोहरा बन गया। अंजुमन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। कहानी है भारत के गुलाम होने की। कहते हैं कि भारत की गुलामी सिर्फ तलवारों से नहीं आई, बल्कि वह आई है दरबारों की साजिशों से। उन दिनों बंगाल भारत का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। यह बात है 18वीं सदी की। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि वह एशिया का सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था भी था। उन दिनों बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला। कहते हैं कि सिराजुद्दौला के समय ही अंग्रेज भारत में प्रवेश कर गए थे। तब अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे। नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अंग्रेजों का यही व्यापार धीरे धीरे भारत के राजनीति का हिस्सा बनने लगा। यह कैसे संभव हुआ, जानने के लिए बने रहिए अंजुमन के साथ। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उस धोखे की बात कर लेते हैं जिसको इतिहास में गद्दारी कहा गया। यहां आता है एक नाम है मीर जाफर का। कहते हैं कि मीर जाफर नवाब की सेना का सेनापति हुआ करता था। उधर अंग्रेज के एक अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने एक खतरनाक योजना बनाई। दरअसल रॉबर्ट क्लाइव चाहता क्या था, यह बात आपको आगे पता चलने वाला है। अभी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्लासी के युद्ध से पहले एक नहीं बल्कि तीन तीन गुप्त समझौते हुए थे। यह जानकारी हैरान करने वाली। समझने वाली बात यह है कि इसमें से सिर्फ एक समझौता ही असली था, जबकि दूसरा समझौता वास्तव में नकली था। तीसरा समझौता तो हैरान करने वाला है। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने छल से समझौते का एक ऐसा दस्तावेज बनाया जिस पर एक अमीर व्यापारी ओमी चंद का हस्ताक्षर था। बाद में पता चला कि समझौते पर ओमी चंद का नकली हस्ताक्षर करके रॉबर्ट क्लाइव ने ओमी चंद को भी धोखे में रखा। मतलब साजिश इतनी गहरी थी कि साजिश करने वाले भी एक दूसरे को अनजाने में धोखा दे रहे थे। धोखे की इस कहानी का एक सिरा प्लासी के युद्ध से भी जुड़ा है। अपने इतिहास के पन्नों में प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। वास्तव में यह भी एक धोखा ही है। जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल प्लासी के मैदान में कोई युद्ध हुआ ही नहीं। अलबत्ता सेनाएं जुटी थी पर युद्ध नहीं हुआ। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और यह कितना शॉकिंग होने वाला है, अब इसको समझिए। 23 जून 1757 की सुबह थी। नवाब सिराजुद्दौला करीब 50,000 की विशाल फौज लेकर प्लासी के मैदान में पहुंच चुके थे। दूसरी ओर मात्र 3,000 की बहुत ही छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव खड़ा था। सोचिए, एक तरफ थी 50,000 की विशाल फौज, जबकि दूसरी ओर थी मात्र 3,000 की बहुत ही छोटी सी सैनिक टुकड़ी। यदि लड़ाई होता तो यह घंटा भर से अधिक नहीं चलता। अंग्रेजों का पराजय निश्चित था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए। सिर्फ पराजित नहीं हुए, मारे भी गए और अंग्रेज बहादुर जीत गए। इसको आप सिर्फ नवाब का पराजय समझने की गलती नहीं करिएगा। दरअसल यह वो टर्निंग पॉइंट है जहां से भारत के गुलाम होने का मार्ग खुलने लगा। सवाल उठता है कि यह कैसे हो गया। इसी सवाल में आज के अंजुमन की पूरी कहानी समाहित है। प्लासी के मैदान में नवाब की सेना का सेना नायक था मीर जाफर। मतलब नवाब सिराजुद्दौला की सेना मीर जाफर के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध लड़ने मैदान में उतरी थी। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि तलवारें म्यान में ही रह गई और युद्ध का फैसला हो गया। सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से पहले ही मिल चुका था। सिराजुद्दौला को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। नतीजा यह हुआ
कि युद्ध शुरू होने से पहले ही नवाब के सेनापति ने, मीर जाफर ने, अपने ही नवाब यानी सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और अंग्रेजों के सामने सरेंडर हो गए। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया था। इस एक घटना से युद्ध का रुख ही बदल गया। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से अंग्रेजों की भारत की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ने लगी। यहीं से भारत अंग्रेजों के हाथों का कठपुतली बनता चला गया। मतलब भारत के गुलाम होने की नींव पलासी के मैदान में डाल दी गई। यहां याद रखने वाली बात यह है कि पलासी के मैदान में जो भी हुआ वह लड़ाई नहीं कही जाएगी, क्योंकि वास्तव में यहां कोई लड़ाई हुई ही नहीं। सवाल उठता है कि इसके आगे क्या हुआ। आगे की कहानी हम बताते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर को कुछ दिन के लिए नवाब तो बना दिया, लेकिन असली सत्ता अपने हाथों में महफूज कर ली। इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों ने बंगाल पर टैक्स का जबरदस्त बोझ डाल दिया। कालांतर में अंग्रेजों की मांगे बढ़ने लगी। कुछ वर्षों के बाद जब मीर जाफर और टैक्स देने से आनाकानी करने लगा तो अंग्रेजों ने साजिश रची और मीर जाफर को नवाब की गद्दी से हटाकर बंगाल का कमान अपने हाथों में ले लिया। यानी जिस मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की, बाद में उसी मीर जाफर को अंग्रेजों ने उसकी औकात दिखा दी। अभी तक पर्दा के पीछे से सत्ता का सुख भोग रहे अंग्रेज बहादुर अब सीधे सीधे शासन का कमान अपने हाथों में थाम चुके थे। मतलब गुलामी की शुरुआत हो चुकी थी। हालात पर गौर करिए। मीर जाफर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह उस दौर की राजनीति का प्रतीक था जहां सत्ता के लिए विश्वास टूटने लगे थे, आपसी रिश्ते कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल है कि जब अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें साजिशों की जरूरत क्यों पड़ी। सच तो यह है कि हम कभी हारे नहीं, बल्कि हमेशा हरा दिए गए। इतिहास गवाह है, भारत की व्यथा सदैव भारत के कुछ लालची लोगों ने लिखी है। यह आज भी हो रहा है। क्या आज हम इतिहास से कुछ सीख सकते हैं? क्योंकि कहानी अक्सर सरल होती है, जबकि हालात इससे कहीं अधिक जटिल हो जाता है। सोचिए, अगर मीर जाफर उस दिन सिराजुद्दौला के साथ खड़ा होता तो क्या होता? शायद पलासी का परिणाम कुछ और होता। शायद भारत कभी गुलाम नहीं होता। काश ऐसा हुआ होता। एक व्यक्ति की लालच की वजह से पूरा का पूरा भारत गुलाम हो गया, वह भी करीब 190 वर्षों के लिए। यदि इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो ठीक है, अन्यथा मर्जी ऊपर वाले की। नमस्कार।